Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve the numerical problem 13.8 of chapter current electricity. The statement of the numerical is that find the current and power dissipated in each resistance of the circuit. और ये हमारे पास सर्किट है. अब इस सर्किट में यहाँ हमने दो लूप्स ली हैं. इसमें ये कह रहे हैं कि हमने करंट थ्रू ईच रेजिस्टर और इसके अलावा पावर डिसिपेशन थ्रू ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करनी है. अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है. बेसिकली हमारे पास यहाँ 6 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 2 हमारे पास बैटरीज हैं. अब हमने क्या करना है कि यहाँ 2 लूप्स कंसिडर किए हैं और एक लूप हमारे पास आता है ABCDE, दैट इज अ क्लोज लूप, एंड द अदर लूप इज BEFCB, अगेन इट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड लूप. अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो गिवन डाटा थी उसको गिवन डाटा को हमने उसकी जो वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस की और जो हमारे पास EMF की वैल्यू थी वो हमने यहीं पे मेंशन कर दी है. अब यहाँ देखिए जो रेजिस्टेंस R1 है उसकी वैल्यू जो गिवन है 1 ओम है, रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 2 ओम है, रेजिस्टेंस R3 की 1 ओम है, जबकि बैटरी E1 उसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, यानी जो हमारे पास EMF है उसकी वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट है. इसी तरह लूप 2 में देखें R4 की वैल्यू 1 ओम है, R5 2 ओम है, R6 1 ओम है. अब यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो है जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था उसकी तरह हमने सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करना है. अब हम यहाँ पे लूप 1 और लूप 2 में दोनों में कह रहे हैं कि अगर करंट जो है दैट विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर KVL अप्लाई करना है. अब यहाँ पे बेसिक हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि करंट थ्रू R1 एंड R3. अब यहाँ पे देखिए R1 और R3 यहाँ सेम करंट I1 जा रहा है तो हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. R2 क्या है, आपके पास इसमें 2 करंट साइमल्टेनियसली फ्लो कर रहे हैं I1 और I2, तो इसको हमने नेट करंट I का नाम दे दिया, यानी कॉमन करंट है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे. अब हम आते हैं यहाँ पे देखिए R4, R5 और R6 तीनों में आपके पास क्या है, सेम करंट I2 है, तो I2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, सेपरेटली करेंगे. और लास्ट में हमने क्या करना है, पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टर. यहाँ पे जितने रेजिस्टर्स हैं इनमें हमने पावर डिसिपेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करने, वी आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज रूल ऑन the first loop, that is ABCDA. ये हमारे पास closed loop है. The current will be the clockwise direction. Then according to the basic sign conventions rule हमने क्या करना है, we are taking start from the resistor R1. यहाँ हम R1 से start करें. अब देखें R1 हमारे पास क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है, we are going in the same direction of the current, यानी हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है that is same in the direction of the करंट. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा R1 में दैट विल बी द माइनस I1 R1, ये है R1 माइनस. अब हम आ जाते हैं R2 में. यहाँ हम क्या करें, हम लोग कॉमन करंट, ये देखिए कॉमन रेजिस्टर है बिटवीन I1 और I2 के लिए, तो हमें ये बात पता है कि जो हम जिस करंट को यूज करें उसको हमने पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट जो आपके पास दूसरा करंट है उसको नेगेटिव कंसीडर करना होता है. ये हम कन्वेंशनल ले रहे हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे I1 माइनस क्या है I2 इंटू R2. नाउ वी कम टू द रेजिस्टर R3. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप दैट विल बी द माइनस, करंट आपके पास I1 है और रेजिस्टेंस R3 है, तो माइनस I1 R3 है. और यहाँ ये देखें, यहाँ आपके पास क्या होता है, अब हम वी एंटर द पोटेंशियल यहाँ EMF. अब आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास सेल है हम नेगेटिव से पॉजिटिव में एंटर हो रहे हैं, तो इसके लिए हम जो साइन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स ऑफ द साइन कन्वेंशंस व्हिच वी हैव लर्नड इन द किरचॉफ्स वोल्टेज रूल. तो यहाँ इसके साथ क्या आता है, पॉजिटिव आता है. व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम जब एंटर हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दैट द साइन विल कम, दैट विल बी द पॉजिटिव. अब हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट टू पुट द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन डाटा. R1 की वैल्यू 1 ओम है, I1 माइनस I2 नहीं हमारे पास गिवन, R2 है दैट इज द 2 ओम, R3 1 ओम और EMF जो E1 है उसकी वैल्यू 6 है.
व्हेन वी सॉल्व दीज वैल्यूज, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट इक्वेशन आएगी that will be minus 4i1 plus 2i2 is equal to minus 6. This will be the equation number 1. अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे छोड़ देना है. नाउ वी अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इन द सेकेंड लूप, दैट इज द BEFCB. ये हमारे पास अगेन एक क्लोज लूप है. हमने यहाँ पे क्या किया है, अगेन यहाँ हमने करंट क्लॉकवाइज कंसीडर किया है और हम क्या करें, हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी सेम डायरेक्शन में है करंट के. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस क्लोज लूप में. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, R4 रेजिस्टर से स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ देखें, जब हम रेजिस्टेंस R4 की बात करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो क्या होगा, -I2 करंट इसमें से फ्लो कर रहा है और R4 है, तो -I2 R4 माइनस आपके पास क्या है. फिर उसके बाद हम कहाँ आते हैं, R5 में आते हैं. यहाँ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप. करंट I2 ही इसमें से फ्लो कर रहा है, -I2 इंटू R5 होगा. उसके बाद वी आर एंटरिंग इन द बैटरी, और बैटरी में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक साइन कन्वेंशंस जो हमने KVL में पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, E2 के लिए जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है. माइनस हम कहाँ पे, इसके बैटरी के बाद कहाँ एंटर होंगे, रेजिस्टेंस R6 में. तो आपके पास अगेन जो है पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो साइन जो है दैट विल बी -I2 R6 होगा. अब उसके बाद हम किसकी बात करें, R2 की, जो कि कॉमन रेजिस्टेंस है. इसमें से दो करंट जो है साइमल्टेनियसली फ्लो करें, I2 और I1. तो आपके पास क्या है, पहला करंट I2 है, इसके साथ पॉजिटिव, माइनस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, माइनस, यानी हम माइनस लेंगे. इस केस में I2 के लिए पॉजिटिव होगा और I1 के लिए नेगेटिव होगा. और रेजिस्टेंस क्या है, R2 है. नाउ वी पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा, जो कि सर्किट में गिवन है. यहाँ पे आपके पास क्या है, I2 एज इट इज होगा. R4 की वैल्यू 1 ओम है, R5 की वैल्यू 2 ओम है, E2 की वैल्यू यहाँ हमने लिखी हुई है 10 वोल्ट है, माइनस आपके पास क्या है, R6 की वैल्यू 1 है, I2 माइनस I1 की वैल्यू नहीं गिवन है, जबकि R2 की वैल्यू यहाँ सर्किट में देखिए गिवन डाटा के थ्रू हमें पता चल रहा है कि 2 ओम है. व्हेन वी सॉल्व द equation, then finally we will have 2i1 minus 6i2 is equal to 10. This will be the equation number 2. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, we are going to find out the value of the I2 और I1. उसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को देखना है कि इसमें हमने कोई अमेंडमेंट करनी है या नहीं. अब देखें, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है, यहाँ 2i1 है, जबकि इक्वेशन नंबर में 4i1 है. अब हम अगर इसको ऐड करते हैं तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 और इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दें. अब अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बिकम 4i1 माइनस आपके पास क्या है, 6 2 12i2 इज इक्वल टू 10 2 20 हो जाता है. अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे तो जो 4i1 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली व्हेन we will solve this equation for I2, तो I2 की हमारे पास जो वैल्यू आती है -1.4 एम्पेयर आती है. अब माइनस जो है साइन दैट इंडिकेट्स दैट कि हमने करंट की जो एज्यूम डायरेक्शन ली थी वो क्लॉकवाइज थी, जबकि रियल में अगर आप इस लूप को देखें तो जो करंट फ्लो कर रहा है दैट will flow in the anti clockwise direction. Therefore we put the negative sign for that कि हमने जो डायरेक्शन ली है, जो रियल करंट आपके पास फ्लो कर रहा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है. अब हम इस I2 की वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो I1 की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 0.8 एम्पेयर, यानी इट मीन्स के हमने I1 और I2 दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पर देखें, हमने सेपरेटली हर जो करंट फ्लो कर रहा है हर रेजिस्टेंस में से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम आते हैं R1 की तरफ. जब R1 को देखें तो R1 में जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 1 ओम है और इसमें से करंट I1 ही फ्लो कर रहा है. अब अगर इसके बाद हम देखें तो हमारे पास R3 है और उसमें से भी जो रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू है सेम लाइक द R1, वो भी 1 ओम है और उसमें से भी I1 करंट फ्लो कर रहा है. तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, नाउ करंट थ्रू R1 एंड R3 क्या है, उसको हम I1 ही लेते हैं. और कितना करंट फ्लो कर रहा है, डेफिनेट सी बात है जो आपके पास R1 में था
उतना ही R3 है, तो दोनों में से सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, जो कि 0.8 एम्पियर है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं R2 में। ये दिस इज द कॉमन रेजिस्टेंस जिसमें से I1 और I2 दोनों जो है करंट फ्लो कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो करंट I1 है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखें इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और I2 जो है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इन दोनों का क्या लें, डिफरेंस लें, यानी हम ये कहें कि अगर हम इनको एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, व्हेन वी पुट द वैल्यूज, तो I2 की वैल्यू क्या थी, -1.4, तो माइनस माइनस आपके पास क्या है, प्लस हो जाता है। जब हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या वैल्यू हमारे पास आती है, 2.2 एम्पियर आती है। अगर हम देखें, वैसे भी देखें तो अगर हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका रियल करंट देखें तो क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी I2 की रियल में जो डायरेक्शन बनती है वो I1 की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है दोनों। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तब भी हमारे पास आंसर यही आना चाहिए। अब पीछे रह जाते हैं हमारे पास R4, R5 और R6 में से गुजरने वाले करंट्स। अब देखें यहाँ जब हम इसको नोटिस करेंगे तो हमें ये बात पता चलती है कि सेम करंट I2 विल फ्लो थ्रू द R4, R5 एंड R6। और वो कितनी अमाउंट है आपके पास, I2 की कितनी है, 1.4 एम्पियर। इन तीनों में से हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट जो गुजरता है वो 1.4 एम्पियर आता है। अब हमने सारे करंट्स जो है, जितने रेजिस्टेंस है उसमें से हमने सेपरेटली फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पावर डिसिपेशन थ्रू ईच रेजिस्टर। अब हम सबसे पहले पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करते हैं थ्रू R1 एंड R3। पावर डिसिपेशन का जो बेसिक हमने फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा था वो था P इज इक्वल टू I इंटू R। इन द केस कि जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू नोन हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी और करंट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R3 बिकॉज द सेम करंट फ्लोज थ्रू R1 एंड R3 and we have the same amount of resistance 1 ohm each of the resistance R1 and R3. Therefore we can write P is equal to I1 square into R1 is equal to I1 square, क्योंकि same amount of current है, into R3। तो इन दोनों में से जो आपके पास पावर डिसिपेशन होगी that will be the same। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो लास्ट आंसर आएगा that will be the 0.64 watt। that is the power dissipation value of the power dissipation through R1 and R3. Now we start to calculate the power dissipation through R2। अब यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ देखें जरा और से कि यहाँ हमने इसको I का नाम दिया था क्योंकि ये कॉमन आपके पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जो करंट आता है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। R2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी जो है वो गिवन है, दैट इज 2 ओम है। तो जब इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर पावर डिसिपेशन थ्रू R2 क्या आएगा, 9.68 वॉट आता है। अब हमारे पास पीछे रह जाते हैं पावर डिसिपेशन जिससे हमने कैलकुलेट करनी है, वो R4 और R6 है। तो यहाँ देखें आपके पास इनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट I2 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। सो पावर डिसिपेशन थ्रू R2 और R6 जो है दैट विल बी द सेम, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद 1.96 वॉट आती है। नाउ फाइनली हम जो कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास पावर डिसिपेशन थ्रू R5 है। अब R5 में देखें, R5 में रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है और करंट आपके पास I2 है और इसकी वैल्यू हम 1.4 एम्पियर कैलकुलेट कर चुके हैं। Now we put the value in the relevant equation, then the final equation for the power dissipation through R1 will become क्या होगी, 3.92 वॉट। दैट इज द आंसर। ये जो मैंने सारे रेड ये वो किए हैं, सर्कल किए हैं, इट मीन्स दीज आर दी फाइनल आंसर्स जो कि पावर डिसिपेशन के लिए और करंट के लिए है। थैंक यू।